आज हम बायोटेक्नोलॉजी की एक और टेक्निक cDNA लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। cDNA लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा यह ध्यान दें कि हमें जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके यदि पीडीएफ, उनकी वीडियो क्लास देखने के लिए टेलीग्राम जो चैनल है टेलीग्राम चैनल आप देखेंगे, आप लिखेंगे HRLEGHA, ये लिंक है जिसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड आसान से तरीके से कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए कभी भी। अब अपन बात कर रहे हैं cDNA लाइब्रेरी की। बड़े गौर से सुनिएगा। सी का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा पूरक डीएनए। क्या कहा जाता है? पूरक डीएनए। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान दें कि ये क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है या परिभाषा कहें तो क्या रहेगी। तब हम कहेंगे कि एमआरएनए का जो रज्जुक होता है उस रज्जुक की बात करें, वहां पर हम बात कर रहे हैं एक एंजाइम की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा एमआरएनए की रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा निर्मित डीएनए की जो प्रति होती है उसी को ही कहा जाता है cDNA। उसको क्या कहा जाता है? cDNA। समझे आपने आसानी से कि एमआरएनए की रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा जो निर्मित डीएनए की जो प्रति होती है उसको कहा जाता है cDNA। जैसे अपन कहते हैं ये द्विरज्जुकी होता है डीएनए, उसी तरीके से हम कहें कि जो रज्जुक होते हैं आरएनए के, वो भी मैसेंजर आरएनए के, संदेशवाहक आरएनए के, उस पर एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसके माध्यम से एक डीएनए की प्रति बनती है, उसको कहा जाता है cDNA। अब ध्यान देगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। तब जानना होगा आपको कि हम सामान्य बात करते हैं जब आनुवांशिक इंफॉर्मेशन की, जब हम सामान्य से बात करें आनुवांशिक सूचनाओं की, तब आपको ध्यान होगा बेटा कि डीएनए से एमआरएनए की ओर, एमआरएनए से प्रोटीन की ओर होती है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन की ओर होती है। यह हम बात करें यदि ये विपरीत हो, बोले तो एमआरएनए से डीएनए की ओर हो, तो ऐसी क्रिया यदि हो तो हम उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस क्रिया में जो एंजाइम भाग लेता है उसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ऐसे एंजाइम हम रेट्रोवायरस और ये कैंसर जो सेल्स होती है उनसे अलग किया जाता है। अब बात आई cDNA लाइब्रेरी की क्या परिभाषा रहेगी। इसकी cDNA लाइब्रेरी क्या परिभाषा रहेगी। तब आपको जानना होगा कि
किस क्लोनिंग द्वारा, किसके द्वारा, जीन क्लोनिंग द्वारा किसी जीव के cDNA को होस्ट कोशिका, परपोषी कोशिका में निवेशित करवाकर संधारित्र करने की क्रिया को cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। कि जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी जीव के cDNA को परपोषी कोशिका में इंसर्ट या प्रवेश कराने की जो संधारित्र करने की जो प्रक्रिया है उसी को cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। या किसी प्राणी, एक और है कि या किसी प्राणी के mRNA से संश्लेषित DNA या cDNA को क्लोनिंग के दौरान संग्रह होने को cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। मतलब जिसमें cDNA का क्या हो, संग्रह हो, उसे हम क्या कहेंगे, cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। तो ये बात हुई cDNA लाइब्रेरी की परिभाषा की। ये cDNA का पूरा नाम हुआ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए। ये इसकी परिभाषा हुई। परिभाषा में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ये एंजाइम किससे प्राप्त होता है, ये कैसे कार्य करता है, किस तरीके से वापस एमआरएनए से डीएनए की ओर जाता है, वापस बैठ जाता है, इसी कारण इसको रिवर्स कहते हैं। आपने ध्यान होगा कि गाड़ी को रिवर्स लिया जाता है, उसी तरीके से ये रिवर्स कार्य करता है, इस कारण इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा गया। तो ये हुई cDNA की बेसिक जानकारी। अब है cDNA के निर्माण की, डीएनए के निर्माण किसकी बात करें बेटा, cDNA जो लाइब्रेरी है उसके निर्माण की बात कर रहे हैं। cDNA लाइब्रेरी का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, तो ध्यान दें, सबसे पहला स्टेप में बहुत ही सरल तरीके से इसको बनाया है जिसमें हर कैंडिडेट को, स्टूडेंट को आसानी से याद हो सके। तो बेटा ध्यान दें, स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए हमें mRNA की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, mRNA की जरूरत पड़ेगी। अब अपन कह रहे हैं कि mRNA की जब जरूरत पड़ेगी तब ये कहां मिलेगा। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जिन ऊतकों में प्रोटीन का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है, प्रोटीन का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है, उन सेल से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उन सेल से mRNA प्राप्त किया जाता है। अब हम कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पौधे की जो जड़ होती है, उसकी लीफ होती है, और स्तनधारी जो जंतु होते हैं उसका अंडाशय की बात कर रहे हैं, जिनसे हम mRNA प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्लियर, mRNA किससे प्राप्त किया जाता है, mRNA उन ऊतकों से प्राप्त किया जाता है जिसमें प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। जैसे प्लांट के अंदर लीफ है, जैसे हम कह रहे हैं रूट है, जैसे हम कह रहे हैं एक तरह से ओवेरी है किसके अंदर, एनिमल के अंदर। तो ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये mRNA है। तो प्राणियों ध्यान दें, ये क्या है, ये है mRNA। तो हमने कह दिया कि हमने mRNA प्राप्त कर लिया नंबर 1 स्टेप में। पहला स्टेप था कि हम mRNA को लेते हैं,
एमआरएनए को कहां से लेते हैं? उन ऊतक की कोशिकाओं से लेते हैं जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सेकेंड स्टेप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का प्रयोग करके एमआरएनए से सीडीएनए बनाया जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होता है बेटा, ये किससे? एमआरएनए से बनाया जाता है, लेकिन कौन से एंजाइम की सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम की सहायता या प्रयोग से। इससे पहले मैंने आपको बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, जो एक तरह से एमआरएनए से किसका निर्माण करे? डीएनए का निर्माण करे। तो इस तरीके से अब मैं कह रहा हूं कि ये मैंने यहां पे लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो एमआरएनए के ले लिया हमने। अब अपन कह रहे हैं इसके अंदर ओलिगोडीटी प्राइमर होता है, और यहां पर मैंने कहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से हमने एमआरएनए से किसको बना लिया? सीडीएनए को। तो बेटा ये है एमआरएनए, इससे हमने एमआरएनए से किसको प्राप्त कर लिया? इससे हमने प्राप्त कर लिया किसको? सीडीएनए। ये है सीडीएनए। तो एमआरएनए से हमने किसको बना लिया? सीडीएनए। ठीक है ना? सेकंड नंबर पॉइंट, किस एंजाइम की सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से एमआरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ये दूसरा पॉइंट। और एक यहां पर ध्यान रखना है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और क्या करता है इस एमआरएनए पे। स्पष्ट लिखा है कि एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ जोड़ा जाता है। इस एमआरएनए को इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ जोड़ा जाता है, जो सीडीएनए के स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए रज्जु के रूप में किसका प्रयोग करे? एमआरएनए का। क्योंकि ये सीडीएनए है, इसके अपोजिट में जो टेम्पलेट तो होनी जरूरी है, तो उस टेम्पलेट के रूप में कार्य करे कौन? एमआरएनए। इसके लिए यहाँ पर कार्य कौन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को एमआरएनए के साथ जोड़ा जाता है, जिससे एमआरएनए एज ए टेम्पलेट के रूप में, रज्जु के रूप में उसका उपयोग किया जाता है किसके सामने? सीडीएनए के सामने। तीसरा पॉइंट, जब सीडीएनए का स्ट्रैंड पूर्ण हो जाता है, ये सीडीएनए का जो स्ट्रैंड है ये पूर्ण हो जाता है, पहले तो प्राइमर था, ये पूर्ण हो जाता है। मैं कहता हूं ये सीडीएनए का स्ट्रैंड क्या हो गया? पूर्ण हो गया। सिंगल स्ट्रैंड जो है ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब अपन कहेंगे जब सीडीएनए का ये सिंगल स्ट्रैंड पूर्ण हो जाएगा, तब ये एमआरएनए जो था ये यहाँ पे, इस एमआरएनए का एंजाइम या बेस के द्वारा, सार के द्वारा इस आरएनए श्रृंखला का क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। इसलिए आप देख रहे हो कि अब एमआरएनए यहां से क्या हो गया है? हट गया है। केवल कौन है यहाँ पे? सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब बात है स्टेप नंबर 4 की, कि सीडीएनए को यदि हमें डबल स्ट्रैंड बनाना, ये सीडीएनए है, इसको डबल स्ट्रैंड करना है। अभी तक तो सिंगल स्ट्रैंड है, इसको पूर्ण डबल स्ट्रैंड करना है, द्विसूत्रीय करना है, तो हमें जरूरत पड़ेगी डीएनए पॉलीमरेज की। इसके साथ में हम इसको उष्मायन करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे इसको। जब इंक्यूबेट करेंगे डीएनए पॉलीमरेज के साथ में, तो ये डीएनए पॉलीमरेज इसको क्या कर देगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में निर्माण कर देगा। डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये डीएनए बन गया कैसा? डबल स्ट्रैंड। ठीक है। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाने में भूमिका किसकी थी? डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज इस सिंगल जो सीडीएनए स्ट्रैंड था उसको क्या कर दिया? डबल स्ट्रैंड कर दिया। द्विसूत्रीय डीएनए का क्या हो गया है? निर्माण हो गया।
लेकिन आपको ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक लूप बन गया। ये क्या बन गया है? लूप बना है। इसको हम क्या कहते हैं? लूप कह देते हैं, घुमावदार लूप। ये तो ये अगला पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। इस घुमावदार सक्रिय लूप को एस फर्स्ट न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटा जाता है। अब हमें इस लूप को क्या करना है? काटना है। बोले तो क्या करना है? काटना है, इसको हटाना है। तो इस लूप को हटाएंगे, इस घुमावदार चक्र को हटाएंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? S1 न्यूक्लियस की। ये S1 न्यूक्लियस क्या है? एंजाइम। क्या? एंजाइम है। ये एंजाइम जिसकी सहायता से हम इसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ पर कट कर दिया। किसको? घुमावदार चक्र को यहां से हमने काटने का काम किया। कौन से एंजाइम ने? एस फर्स्ट न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। अब आप देख रहे हैं आगे ऐसा डबल स्ट्रैंड बन जाता है, ये टूट जाता है। जब लूप यहां से हट जाता है तो ये क्या हो जाता है? डबल स्ट्रैंड बन जाता है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखनी है कि एकल सूत्रीय अंतिम भाग को जोड़ने के लिए टर्मिनल ट्रांसफेरेज के साथ इंक्यूबेट करते हैं या उष्मायन करते हैं। किसके साथ में? ये कौन सा एंजाइम? टर्मिनल ट्रांसफेरेज के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है और ये जो स्ट्रैंड है, इनके जो ये पूंछ होती है, जो सिरे होते हैं, टर्मिनल होते हैं, इनमें हमें क्या है कि जो बहुलक पूंछ पॉलीमर जुड़े जाएंगे। तो यहां पर आप ध्यान दें कि टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम का कार्य क्या है? ये कार्य ये हुआ कि ये एंजाइम जो है, इसके द्वारा हम कहेंगे कि डीएनए जो अणु है, ये जो डीएनए, इसमें बहुलक पूंछ को जोड़ा जाता है, ये इन टेल को जोड़ा जाता है। ये काम किसने किया? टर्मिनल ट्रांसफेरेज ने किया। इनके टर्मिनल पे किसको जोड़ दिया? पॉलीमर कहें, टेल को जोड़ दिया। बहुलक पूंछ को जोड़ने का काम टर्मिनल ट्रांसफेरेज ने किया। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा कि ये जो हमारा अभी स्टेप है, इसमें हम कह सकते हैं कि डबल स्ट्रैंड सी डीएनए रेडी, ये तैयार हो गया है द्विसूत्री सी डीएनए, जिसको आप इंसर्टेशन इनटू एप्रोप्रिएट क्लोनिंग वेक्टर, आप इसको अपेक्षित जो अपन कह रहे हैं, जो आपको निश्चित रूप से अप्रोक्सिमेट लगे, ऐसा क्लोनिंग वेक्टर के साथ में इसको इंसर्ट कर सकते हैं, प्रवेश करवा सकते हैं। तो अगला स्टेप यही है साथियों कि इन द्विसूत्री डीएनए, इन डबल स्ट्रैंड सी डीएनए को वेक्टर में क्लोन कर जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है। अब इसको वेक्टर के साथ में क्लोन करके बैक्टीरिया की सेल में इंसर्ट कर दिया जाता, मतलब प्रवेश करवा दिया जाता है। फिर इसका पॉइंट आता है कि इसके बाद सी डीएनए का प्रोब द्वारा, किसके द्वारा? प्रोब के द्वारा संकरण कर या पहचान एवं विशिष्टीकरण कर लिया जाता है। फिर इसका लास्ट में क्या कर दिया जाता है? इसका संकलन करके पहचान एवं विशिष्टीकरण कर लिया जाता है। किसका? सी डीएनए का। तो ये हुआ बेटा सी डीएनए लाइब्रेरी के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, बहुत ही बेसिक तरीके से और आसान से समझ में आए, ऐसा ही एक अपन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल में याद रहेगी। इसके बाद में आएगा सी डीएनए लाइब्रेरी का क्या उपयोग है, यूज ऑफ सी डीएनए लाइब्रेरी का उपयोग। तो सी डीएनए के उपयोग को जानेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी। पहला उपयोग कह रहा है कि यूकेरियोटिक जीन की प्रोकैरियोटिक में अभिलक्षण करते हैं, अभिलक्षण करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग, क्योंकि इनके यूकेरियोटिक जीन के इंट्रोनों का अभाव होता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक में यदि अभिलक्षण करने हैं, किसमें? हम इसका उपयोग कहां करते हैं?
प्रोकैरियोटिक में अभिलक्षण करने के लिए करते हैं। cDNA का उपयोग यूकेरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक में अभिलक्षण करने के लिए करते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जीनों का अभिलक्षण करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक जीन का क्या होता है, इंट्रोनों का अभाव होता है, इसलिए ही मोस्टली हम इसका क्या करते हैं, उपयोग यहां पर किया जाता है। यदि हम इसे बेहतर समझें कि यूकेरियोटिक के जीन संगठन में, किसके, यूकेरियोटिक के जीन संगठन में इंट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, इंट्रॉन। अब आपको समझ में आया इंट्रॉन क्या है, तब समझिए। इंट्रॉन एक जीन के भीतर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जीन के भीतर क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है ना, वही होता है इंट्रॉन। अब अपन इसको और कहें कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का संसाधित हिस्सा जो प्रोटीन के लिए गैर कोडिंग भाग के लिए जाना जाता है। अब समझने योग्य बात है, कोडिंग के लिए नहीं, गैर कोडिंग के लिए जाना जाता है, और एक होता है एक्स्ट्रॉन जो कोडिंग के लिए जाना जाता है। अब अपन कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में इंट्रॉन अनुपस्थित होता है जबकि एक्स्ट्रॉन उपस्थित होता है। एंड यूकेरियोटिक की बात करें जिसके अंदर आप देखेंगे तो इंट्रॉन एंड एक्स्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। दोनों क्या है, एक तरह से एक जीन के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। तो अब हमने कहा कि जीन संगठन के अंदर इंट्रॉन उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में इंट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। जब यूकेरियोटिक जीनों की अभिव्यक्ति किसी प्रोकैरियोटिक में करनी है, जो यूकेरियोटिक के जीन हैं इनकी यदि अभिव्यक्ति देखना है किसमें, प्रोकैरियोटिक में करवानी होती हो, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इंट्रॉनों को हटाने की आवश्यकता हो जाती है। इंट्रॉनों को हटाने की आवश्यकता हो जाती है, और ये किससे हटेगा, cDNA विधि में mRNA के परिपक्वन के समय इंट्रॉन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। कब, mRNA से cDNA जब अपन बनाते हैं तो उसमें mRNA के परिपक्वन के समय, हमने पहले कहा सबसे पहले हमें mRNA की जरूरत पड़ेगी, तो mRNA के परिपक्वन के समय इंट्रॉन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे आसानी से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी अभिलक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हो गई हमारे cDNA का उपयोग। तो इसी तरीके से बेटा सबसे पहले हमने जाना cDNA क्या है, फिर cDNA लाइब्रेरी क्या है, फिर cDNA लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होता है, और फिर था cDNA का उपयोग। इसी तरीके से ये एक टॉपिक जो देखें तो बहुत छोटा है, लेकिन हम विस्तार से समझें तो ये MSc लेवल तक आराम से क्लियर होता है। बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप किसी भी नेट के अंदर देखोगे या YouTube पे देखोगे, इतने विस्तार से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और इतनी आसान सी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। तो आप इसको एक बार दो बार देखिए और फिर इसके नोट्स स्टडी कीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा।